मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कल हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री हम मान सकते हैं। ओके, किन रीजंस की वजह से। तो उसमें हमने देखे थे कि जो कुछ पर्टिकुलर डिसीजन होते हैं तो उसके लिए अलग से लिस्ट बना रखी थी कि दैट कुछ मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती हैं, कुछ मुद्दों पे जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी। ओके, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए, बट इन केस अगर कोई भी डिसीजन अगर आपस में क्लैश होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड ऑन पेज नंबर 19। ओके, पर इससे पहले हमें दो मैप देखने पड़ेंगे ऑन पेज नंबर 18 एंड ऑन पेज नंबर 19। सो सबसे पहला पेज जो पेज नंबर 18 का आप अगर मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया इन 1947। ये उस दौर का मैप है जब इंडिया को जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी। तो यहाँ पे आप देखोगे उस समय स्टेट नहीं होते थे, उस समय प्रोविंसेस कहलाई जाती थी। ये सारे जो है ना ये प्रोविंसेस है, राजपूताना, गुजरात, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, बिहार। तो आप देख सकते हो कि जो स्टेट जो हैं वो आज के मॉडर्न डे में जिस तरीके से डिवाइडेड हैं ऐसे उस समय ये डिवाइडेड नहीं थे। ओके, अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर देखिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हैं स्टेट्स जो हैं अलग अलग डिवाइडेड हैं। अब जो इन स्टेट्स को डिवाइड किया गया उनके बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी जो भाषा बोली जाती हैं। अब अगर हम इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वो आपस में मर्ज और एक प्रोविंस बना रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसा हमको नहीं दिखेगा सेपरेशन कि यहाँ पर जो लैंग्वेज बेस्ड डिवाइड कर रखा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए इस बिहार वाले सेक्शन को, तो ये बिहार जो वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अब मॉडर्न डे में वेस्ट बंगाल भी है, पर लेकिन पुराने समय में यानी 1947 के दौरान उस समय बिहार था। तो इस केवल उस कंपैरिजन बताया गया है कि आप इन एंशिएंट इंडिया यानी कि इन द ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया कैसा था, कौन सी प्रोविंसेस में डिवाइड था, और जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब कैसे और किस बेसिस पे हमने इन प्रोविंसेस को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया। ओके, सो constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए जिससे कि फेडरलिज्म जो है वो प्रॉपरली सक्सेसफुली रन करे, बट लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट merely बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of a democratic politics in our country. अब जो ये जो फेडरलिज्म जो हमने अपनाया ये केवल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि उन नियमों के आधार पर नहीं चल रहा है, ये केवल इस वजह से चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस इंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है कि जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो और सभी एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है, डिज़ायर है ऑफ लिविंग है उसकी रेस्पेक्ट करे, और जो आइडियल्स हैं हमारे देश के उन पर चलें। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। अब किन तरीक़ों से ये हुआ, इसमें सबसे पहले आएंगे लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके, ये किन आधारों पर हमारी फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सक्सेस हुई, ये किन आधारों पर। सबसे पहला आधार है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and the major test for the democratic politics of our country. ओके, अब लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि जो अलग अलग हमने स्टेट बनाए थे, अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे 1947 के मैप में तो काफ़ी बड़े प्रोविंसेस थे, तो इनको अलग अलग स्टेट में डिवाइड करना ये सबसे बड़ा मेजर और सबसे पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ओके, इफ़ यू लुक एट
The political map of India when it began its journey the democracy in 1947 and that of 2017 you will be surprised by the extent of changes. अगर आप दोनों ही मैप को कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे फ्रॉम द ईयर 1947 टू 2017. ओके, मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश. ऐसे बहुत सारे पुराने स्टेट्स होंगे या प्रोविंसेस होगी जो पूरी तरह से वैनिश हो गई हैं और उनकी जगहों पे अदर स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं. ओके, एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन आल्सो चेंज. एरियाज, उनकी बाउंड्रीज और उनके नाम तक चेंज हुए हैं. ओके, in 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 के बाद बाउंड्रीज जो थी सेवरल ओल्ड स्टेट्स की उनको चेंज किया गया था और न्यू स्टेट्स में उनको कन्वर्ट किया गया था. दिस वाज डन टू इंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट. अब इस बात का ये इसलिए किया गया था ताकि ऐसे पीपल जो कि सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज बोल रहे थे उनको एक ही स्टेट में रखा जाए या फिर उनका एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए. Some states were created not on the basis of language but to recognize the difference based on the culture, ethnicity और geography. और कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिस पे लैंग्वेज बेसिस पर उन्हें डिवाइड ना करते हुए उनके जो डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ उनके कल्चर डिफरेंस, उनके एथनिसिटी डिफरेंस है, उनकी जोग्राफिकल जो डिफरेंस था उस बेसिस पे भी उन कुछ स्टेट्स को इससे डिवाइड किया था. इनमें कौन से ऐसे स्टेट हैं? नागालैंड हो गए, उत्तराखंड हो गए, झारखंड हो गए. अब झारखंड का कैसे हम बोल सकते हैं क्योंकि झारखंड में जो बोली बोली जाती है वो सेम एस मिथिला या फिर सैंथली और जो बिहार जो लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है झारखंड में भी सेम. बट लेकिन वहाँ पे जो कल्चरल डिफरेंस थी, एथिनिसिटी की डिफरेंस थी, इस वजह से झारखंड को बिहार से अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था. सेम एज नागालैंड एंड एज वेल एज उत्तराखंड ऑल्सो. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. और जब ये डिमांड उठी while forming our constitution कि जो states है उनका फॉर्मेशन इस हिसाब से होना चाहिए on the basis of the language that are spoken, तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स या नेशनल लीडर्स को डर था कहीं ये हमारे देश की एकता को ख़राब ना कर दे, उसको जो हम जो इंटीग्रेट हुए हैं, एक हुए हैं, वो उसको डिसइंटीग्रेट ना कर दे. द सेंट्रल गवर्नमेंट रीअसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. बट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फैसले पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि इस जो लिंग्विस्टिक स्टेट को थोड़े समय के लिए और आगे बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसके आउटकम्स होंगे. एंड एज ए रिजल्ट अभी तक हमारे देश में इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिवाइडेशन से क्या हुआ है कि हमारी कंट्री जो है और ज़्यादा यूनाइटेड हुई है रादर देन डिसइंटीग्रेटेड. इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेट करना भी ईजियर हो गया. ऑब्वियसली बात है अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम प्रोविंसेस के मुकाबले अगर स्टेट को देखें तो स्टेट्स इजीली एडमिनिस्टर हो सकते हैं क्योंकि इनका जो एरिया था प्रोविंसेस से काफ़ी छोटा था. आज अगर हम मैप 1947 का मैप देखें तो सेंट्रल प्रोविंस या सेंट्रल इंडिया को अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल प्रोविंस अलग है, वहाँ पे 2 से 3 स्टेट्स आ रहे हैं. सेंट्रल इंडिया में पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ एमपी, पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब इंक्लूड हो रहे थे. तो इससे क्या होता काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती. सिंस नाउ दिस स्टेट्स आर डिवाइडेड सो इट इज़ ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेट दैम. नाउ सेकंड जो थिंग थी वो थी लैंग्वेज पॉलिसी. ओके, क्या थी इसके बारे में जानते हैं. सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. अब जो सेकेंड टेस्ट इंडियन फेडरेशन में आया था वो था लैंग्वेज बेसिस पे लैंग्वेज पॉलिसी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, किसी भी लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं किया. ओके, या फिर उसे स्टेटस नहीं दिया कि कोई भी लैंग्वेज जो है उसको हम एज ए नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देंगे. हिंदी को आइडेंटिफाई किया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. बट लेकिन हिंदी जो लैंग्वेज थी वो केवल 40% इंडियंस की ही मदर टंग थी, यानी 40% इंडियंस ही उस लैंग्वेज को बोलते थे. therefore there were many safeguards to protect other language. इस वजह से अदर नॉर्म्स बनाए गए ताकि जो
डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जा रही है उनको सेव किया जाए और वो आगे फ्लरिश होती जाए. ओके, सो बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब बिसाइड हिंदी ऐसी 21 अदर लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिनको कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया हमारे संविधान के. अब इनका मतलब क्या होता है, 21 लैंग्वेज मतलब 21 जो अदर लैंग्वेज, 21 प्लस हिंदी 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट जब कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसकी एग्ज़ाम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन में, तो वो इंडिपेंडेंट है कि इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी एक लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है. ओके, सो कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में आप टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज. इसके साथ साथ states to have their own official language. Much of the government work take place in the official language of the concerned states. के साथ साथ states को भी ये इंडिपेंडेंस दे रखी थी कि वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो वर्क्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में होते हैं. Now, unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. अब जैसे लाइक श्रीलंका का एग्जांपल है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या करा था, जो उनकी सिंहला लैंग्वेज थी उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर दिया था. और चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट पोजीशन हो, वहाँ पे केवल सिंहला लैंग्वेज से ही कामकाज या जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सिंहला लैंग्वेज में ही होगा. पर लेकिन हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने बहुत कॉशियसली इस चीज़ को देखा और एक कॉशियस एटीट्यूड रखा कि ताकि ऐसा ना लगे कि जो हिंदी जो है अदर जो स्पीकिंग जो जिनकी भाषा अलग है उनको ऐसा ना लगे कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वाज स्टॉप इन 1965. अब 1965 से पहले ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था, पर लेकिन 1965 में आके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रोक दिया गया था. हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू. हाउएवर जो ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी जो नॉन स्पीकिंग हिंदी, लाइक अगर हम बात करें सदर्न पोर्शन में चले जाए जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे उनकी कन्नड़, तमिल, तेलुगु चलती, तो उनकी डिमांड रही थी कि देख कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए एज एन लैंग्वेज विच कैन बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस एज वेल. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टूक ए वायलेंट फॉर्म. और तमिलनाडु में ये मूवमेंट एक वायलेंट फॉर्म ले चुका था. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज. फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मोमेंट को देखते हुए एग्री करा कि हम हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में रखेंगे फॉर ऑफिशियल पर्पज एज वेल एज इंग्लिश को भी हम यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज. मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट. ओके, अब मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स थे जिनको ऐसा लगा कि ये जो डिसीजन है ये जो इंग्लिश पीपल स्पीकिंग या फिर इंग्लिश जो बोलते हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है. हाउएवर प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of the government of India. However, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कोशिश करती है कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को दूसरे स्टेट्स पे इम्पोज कर सके, स्पेशली ऐसे स्टेट्स पे जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. और जो flexibility हमने दिखाई है लैंग्वेज से रिलेटेड वो काफ़ी कमेंडेबल थिंग है जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा. अदरवाइज हो सकता है यहाँ पर भी श्रीलंका वाली सिचुएशन है वो हमारे इंडिया में भी क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है. नॉट एवरी पर्सन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ओनली 40%. आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे असमीज, नागामीज, मणिपुरी लैंग्वेज. आप साउथ में चले तमिल, तेलुगु, कन्नड़. आप महाराष्ट्र में चले तो मराठी चल रही है. सो देयर आर वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग कंसर्न. और इस वजह से अगर सेम एटीट्यूड अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट जैसा लेते तो यहाँ पर भी चीज़ें डिजास्ट्रस हो सकती थी. नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन. ओके, सेंटर स्टेट के बीच आपस में कैसा रिलेशन होना चाहिए.
Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Okay, अब जो रिकन्स्ट्रक्टिंग किया है बिटवीन द सेंटर स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, इससे भी फेडरलिज्म को ताकत मिली है. ओके, स्ट्रेंथन हुआ है. How constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and the leaders follow this arrangement. अब ये constitutional arrangement जो sharing of powers कैसे डिपेंड करता है, बहुत हद तक जो रूलिंग पार्टीज़ के लीडर्स है वो किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं. अगर रूलिंग पार्टी के लीडर्स का एटीट्यूड ख़राब होगा तो ऑब्वियस सी बात है पावर को हम प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाएंगे. अब इसके ये जो चीज़ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब इंडिया में केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती थी उस मतलब एक ही पार्टी का रूल था. मोस्ट ऑफ द रीजन्स में एक ही पार्टी का. तो क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस एक ही पार्टी का रूल होता था तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा एज नहीं मिलता था एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. पर लेकिन जैसे जैसे आगे रीजनल पार्टीज डेवलप होती गई तो क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज ने जब अपनी स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट की तो इनके पास स्टेट के पास अपने अदर पावर्स आने लगे. क्योंकि रीजनल पार्टी जो थी वो ऑब्वियसली बात है उस सिंगल पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ, तो उनकी अपनी अलग पॉलिसीज़ होंगी, उनके अपने अलग आइडियल्स होंगे और उन्होंने फिर स्टेट को रूल करना स्टार्ट किया. तो आइए हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में. For a long time the same party ruled both the state and the center in most of the states. है ना, बहुत लंबे समय तक केवल एक ही सिंगल पार्टी सेंटर में भी रूल करती थी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वही रूल करती थी. इसका मतलब दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. अब इससे होता क्या था, जो स्टेट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती थी उसके पास या स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉर्म होती थी उसके पास इतने राइट्स नहीं होते थे पावर के, क्योंकि सेम तो गवर्नमेंट है सेंटर में भी. सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा उसके काम में दखलंदाजी कर सकता था. एज एंड when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. और कई जगह पे ऐसा था जहाँ पे स्टेट लेवल पे जो स्टेट अगर कोई दूसरी पार्टी होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में पूरे देश में उनका रूल मतलब उनकी गवर्नमेंट होती थी तो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन करते थे, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते थे. सो इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. और उस दौरान क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस करते था जो कि राइवल पार्टीज़ की होती थी. तो जो कि फेडरलिज्म जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी उसके स्पिरिट के अगेंस्ट था. ये सब चेंज हुआ 1990s में. इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे रीजनल पॉलिटिक पार्टीज़ जो है स्टेट में आने लग गई. सो बहुत सारी आने की वजह से क्या हो गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रही कि हर एक स्टेट में इन स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके. ऑब्वियसली बात है रीजनल पार्टी एक हो जाएंगी एंड ऑब्वियसली बात है सेंटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकती हैं. पर लेकिन इन जो इससे पहले क्या होता था, एक या दो जगह ही रीजनल पार्टीज होती थी, अगर वो जीत भी जाती थी तो उन्हें प्रॉपर्ली रूल नहीं करने दिया जाता था फ्रॉम द सेंटर. बट 1990 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होने लगी, उन्होंने इलेक्शन जीतना स्टार्ट किए. इस वजह से और उसके साथ साथ यहाँ पर वो एरा भी स्टार्ट हुआ जहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होना स्टार्ट हुई. कोएलिशन गवर्नमेंट हम सब जानते हैं जहाँ जब कोई एक पार्टी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं क्लेम कर पाती या उसको चुनाव वो जीत नहीं पाती, उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती तो वो किसी दूसरी पार्टी से मिलकर वो दोनों पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. ओके, अब ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हुई. कोएलिशन गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम 1990s के दौरान ही सेंटर में कोएलिशन गवर्नमेंट बन गया. अब सिंस कोएलिशन गवर्नमेंट बनी तो यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी रूल नहीं हुआ. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टीज. और इस वजह से उस जो सिंगल पार्टी को अदर नेशनल पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाना पड़ा, अलायंस क्रिएट करने पड़े, जिससे कि क्या हुआ, एक न्यू कल्चर क्रिएट हुआ for the power sharing for the state government as well. This trend was supported by the major judgment of the Supreme Court that made difficult for the state government to dismiss central government to dismiss state government in an arbitrary manner. इसके साथ साथ ये ट्रेंड को और जब सपोर्ट तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को
डिसमिस नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। हाँ, उसके कुछ अलग प्रोविजंस हैं कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट में जो रूल कर रहा है, अगर उस पार्टी के जो एमएलएज होते हैं वो अगर रिज़ाइन कर दे तो उस फॉर्म में ही हम जो गवर्नमेंट है वो रूल नहीं कर सकती। बट अदर केसेस में लाइक जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी अर्ली 1990s में, अगर उनको ऐसा लगता था कि दैट पर्टिकुलर स्टेट जो है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्री मैनर से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे, और इसी वजह से आज के दौर में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत काफ़ी इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर स्टेट। जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उस दौरान क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज़्यादा ऑटोनॉमस पावर रहती थी एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।